चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस द्वारा फोन टैपिंग मामले में तलब किए जाने के विरोध में भाजपा की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के मद्देनजर शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को सवाल किया कि कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं और यह ड्रामा क्यों किया जा रहा। ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में राज्यसभा सदस्य रावत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां अतीत में राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कुछ मामलों की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को समन भेज चुकी है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता रावत ने कहा कि लोकतंत्र में किसी के लिए कोई विशेष अधिकारी नहीं है और कानून की नजरों में सभी बराबर है। फोन टैपिंग मामले में बेकसी साइबर पुलिस की एक टीम रविवार को फडणवीस का बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। पुलिस ने इस संबंध में फडणवीस को शनिवार को नोटिस जारी किया था। रविवार को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया और नोटिस की प्रतिक्रिया जलाई। दक्षिण मुंबई में विधायक नितेश राणे, विधानसभा परिषद सदस्य प्रसाद लॉर्ड और प्रवीण दरेकर सहित भाजपा के कई नेता फडणवीस के आवास के बाहर एकत्रित भी हो गए। रावत ने मराठी में ट्वीट किया कि कुछ लोग और राजनीतिक दल खुद को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं। केंद्रीय एजेंसियां ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जांच के लिए महाराष्ट्र के कई मंत्री और जनप्रतिनिधियों को तलब किया है और वे एजेंसियों के सामने पेश हुए हैं। लोकतंत्र में किसी को कोई विशेष अधिकारी हासिल नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है, फिर यह ड्रामा क्यों है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। अखिलेश यादव की तमाम कोशिशों के बाद सपा सरकार बनाने में असफल रही। नतीजे सामने आने के बाद से अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि वह अभी भी ईवीएम में गड़बड़ी हुए का मुद्दा ट्विटर के जरिए उठा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने सपा के हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू के दौरान शिवपाल यादव ने हार के कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी और समीक्षा करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि हम चुनाव क्यों हारे हैं और हमारी खामियां क्या रह गई। क्या पार्टी और कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट थे? इस सवाल के जवाब में शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे ओवर कॉन्फिडेंट में थे और जो भी चालाकियां बीजेपी ने की है उसका हमारा संगठन मुकाबला नहीं कर पाया। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे संगठन को निपुण होना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए। बीजेपी ने वोटर लिस्ट से सपा के वोटरों का नाम कटवा दिया, उससे भी हमें नुकसान हुआ। बीजेपी वालों ने बहुत पैसे बांटे हैं, अंतिम चरण में बहुत पैसे बांटे गए और मेरे अनुसार गरीब लोगों को मिले राशन, किसानों को मिले सम्मान निधि की वजह से ही भी सपा को नुकसान हुआ है। हालांकि हमें वोट ज्यादा मिला लेकिन हमें उम्मीद थी कि भाजपा के खिलाफ जनता है और भाजपा सत्ता से हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शिवपाल यादव से पूछा गया कि क्या इन मुद्दों को लेकर संगठन में आपने अपनी बात रखी है। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि हमें इतना मौका नहीं मिला, जितना हो सका था मैंने किया था, लेकिन बातचीत करने का ज्यादा मौका हमें नहीं मिल सका। हमारे पास बहुत वक्त कम था। जब अखिलेश यादव और हमने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, शिवपाल ने कहा कि हमारे संगठन ने जमीन पर काम किया है लेकिन जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उन्होंने सहयोग नहीं लिया। यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने का दावा करने वाले ओपी राजभर चुनाव में खराब परिणाम का दोष सरकारी मशीनरी को देते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव सरकारी अफसरों ने जीता है। गठबंधन के प्रत्याशी 50 सीटें ऐसी हारे जहां अंतर 2000 वोट से कम था, जबकि 42 सीटें ऐसी हारी जहां अंतर 200 से 5000 था। उनका कहना था कि इन सभी सीटों पर बीजेपी ने खेल किया है। राजभर का कहना है कि हम जहां फेल हुए वहां की समीक्षा करें और पता करेंगे। उनका कहना था कि जहां हम काम करते हैं वहां गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्वांचल जिला का नाम गिनाते हुए कहा कि गाजीपुर में सभी सीटें जीत ली है। आजमगढ़, अम्बेडकर, बस्ती, बलिया, मऊ जैसे जिलों में हम कामयाब है। अगर बीजेपी बेईमानी ना करती तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग कराने पर उनका सवाल था कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो ऐसा वहां क्यों हुआ। यूपी विधानसभा में इस बार ओम प्रकाश राजभर के 6 नेता विधानसभा जाएंगे। सपा से गठबंधन के बाद सुभाषपा 18 सीटों पर ताल ठोक रही थी। पिछली बार भाजपा को मिली जीत में अपना योगदान बताने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट को बचा ले गए लेकिन बेटे की हार नहीं बचा सके। उनका दावा था कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को हराकर योगी को वापस उनके मठ भेज दिया जाएगा।
राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब आत्ममंथन मोड में आ गई। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इस दौरान कांग्रेस के आंतरिक अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी मौजूद रही। राहुल और प्रियंका गांधी भी बैठक में हिस्सा लिया। मीटिंग में 5 राज्यों में चुनावी हार और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। मीटिंग AIC का कार्यालय में रविवार शाम को हुई है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 3 अन्य कांग्रेसी नेता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कांग्रेस नेता AK आंटी भी बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता तो एकता अखंडता का है और एक रास्ता भाजपा का है, धर्म और ध्रुवीकरण का। PM और केजरीवाल एक जैसा बोलते हैं। ये आग लगाना काफी आसान काम होता है लेकिन उसे बुझाना काफी मुश्किल है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, पार्टी एकजुट रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती है। एक समय भाजपा ने 542 में से केवल 2 सीटें जीती थी। लोग गुमराह हो रहे हैं क्योंकि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। आज नहीं तो कल ये बात देशवासियों को जरूर समझ में आएगी। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया लेकिन इसके बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव से पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारने को लेकर रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कतरने के लिए मुख्यमंत्री ने केवल आसनसोल बल्कि बंगाल से एक पूर्ण भारी व्यक्ति को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सब प्रभावी अमित मालवीय ने दावा किया कि ऐसी अटकलें हैं कि तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई सयोनी घोष के अध्यक्ष को मैदान में उतारेगी, जिन्हें आसनसोल से अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। मालवीय ने ट्वीट किया कि यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि TMC आसनसोल से पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष सयोनी घोष को मैदान में उतारेगी, जो अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने भतीजे के पर कतरने के लिए इस सीट से न केवल आसनसोल बल्कि बंगाल से एक पूर्ण भारी व्यक्ति को मैदान में उतारा है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8.1% करने के फैसले का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध किया। ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इस फैसले को जन विरोधी और मजदूर विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, यूपी में जीत के बाद बीजेपी सरकार तुरंत अपना गिफ्ट कार्ड लेकर आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को पिछले 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। यह प्रस्ताव बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब करता है। यह प्रस्ताव उस समय आया जब देश के मध्यम और निम्न मध्य वर्ग के कामगार और कर्मचारी पहले से ही कोरोना महामारी के वजह से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी को जन विरोधी और मजदूर विरोधी बताया और कहा कि यह एक कदम सरासर मजदूर और जन के विरोध में है। यह केंद्र सरकार की उस क्रूर और एक तरफा सार्वजनिक नीति को भी उजागर करता है जो किसानों, श्रमिकों और मध्य वर्गीयों को नजरअंदाज कर उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करता है। विपक्ष की सभी पार्टियों को संयुक्त रूप से एकजुट होकर इस काले कानून का विरोध करना होगा। दिल्ली के CM और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रविवार को मेगा रोड शो किया है। यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा भाई छोटा भगवंत कट्टर ईमानदार है। पंजाब को ईमानदार CM मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री या MLA भी इधर उधर करेगा तो उसे बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल जाएगा। पंजाब को कुछ लोग लूट रहे थे, अब यह लूट बंद होगी। अब सरकारी एक एक पैसा गरीब के ऊपर खर्च होगा, पंजाब पर खर्च होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितनी गारंटी दी है सारी गारंटी को पूरा करेंगे। कुछ में समय लगेगा, कुछ तुरंत पूरी होगी लेकिन पूरी की जाएगी। 16 मार्च को भगवंत मान CM पद की शपथ लेंगे लेकिन उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ के दिन पंजाब के हर एक व्यक्ति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने से आए पंजाबियों ने 10 मार्च को जो रिकॉर्ड दर्ज किया है यह पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया यह रिकॉर्ड देख रही। आपने अच्छे कामों के लिए वोट किया है, लूटने वालों को आपने 50-50 हजार वोटों से हराया है।
इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।